हेलो बच्चों, आज मैं आपको राजस्थान बोर्ड की कक्षा 11वीं की आरोही पुस्तक से पाठ पढ़ा रही हूँ। उस पाठ का नाम है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो पाठ है उसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो आज मैं पहले आपको थोड़ा प्रेमचंद के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद में पूरे पाठ के बारे में बताऊंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने में प्रेमचंद जी का बहुत बड़ा ही योगदान था। प्रेमचंद जी का जो जन्म है सन 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। बचपन इनका बड़ा कष्टों में बीता। इन्होंने बड़ी मुश्किल से बीए तक की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन ये गांधीवादी परंपराओं से प्रभावित थे और इनकी जो मृत्यु है वो सन 1936 में हुई। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, बहुत उपन्यास लिखे। उसमें उन कहानियों में इनकी रचना है पंच परमेश्वर, कफन, पूस की रात आदि। और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेम आश्रम, ऐसे कई उपन्यास हैं जो इनके द्वारा लिखे गए। तो आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा पढ़ेंगे। कहानी नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी में उस समय के कथानक का वर्णन है जब भारत में ब्रिटिश शासन का राज्य था और ब्रिटिश शासन ने नमक पर सरकारी नियंत्रण लगा दिया था। नमक पर सरकारी नियंत्रण लगाने के कारण जो उस समय जो परिस्थितियां हुई, उन परिस्थितियों का इस कहानी में वर्णन है। तो हम इस कहानी का जो पूरा वर्णन है वो क्रम बाय क्रम आपको समझाती हूँ। मुंशी बंशीधर को नौकरी मिलना। जब ब्रिटिश सरकार ने नमक विभाग पर या नमक बनाने पर सरकारी नियंत्रण लगा दिया और कानून बना दिया, तो उस समय लोग चोरी चुपके से नमक का व्यापार करने लगे और चोरी चुपके से नमक का व्यापार करने के कारण उस समय लोगों में नमक विभाग में नौकरी पाने की जैसे होड़ सी लग गई थी। बड़े बड़े सम्मानित पद वाले व्यक्ति, पटवारी जो इस नमक विभाग में नौकरी पाना चाहते थे, क्योंकि नमक विभाग में जो है अधिकारियों की पोबारा थी। वहां पर घूस, छल प्रपंच के द्वारा कई लाभ और फायदे लिए जाते थे। यहाँ तक की स्थिति यह थी कि जो बड़े बड़े वकील थे वो वकील भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक विभाग का दरोगा बनना चाहते थे। और उस समय अरबी फारसी भाषा का प्रभाव था और इसी समय में मुंशी बंशीधर अपनी शिक्षा उत्तीर्ण करके जब वापस आए तो उन्हें उसी समय नमक विभाग का दरोगा पद पर नियुक्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है नौकरी पर जाते समय वृद्ध पिता की शिक्षा। मुंशी बंशीधर जब नौकरी पर जा रहे थे तो उनके वृद्ध पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके वृद्ध पिता जो है बहुत ही अनुभवी पुरुष थे, तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, अपने घर की दुर्दशा तो तुम्हें मालूम ही है। हम ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां जो है वो घास फूस की तरह बढ़ती ही जा रही हैं और मैं भी कंगारे पर रखा हुआ एक वृक्ष हूं जो कभी भी गिर सकता हूं। तो इस घर के मालिक और मुख्तार तुम ही हो। इसीलिए उन्होंने उन्हें समझाया कि तनख्वाह में जो मासिक वेतन है वो तो पूर्णमासी का चांद है जो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। इसलिए अपनी निगाह चादर पर और चढ़ावे पर रखना, जिससे तुम्हें ऊपरी आमदनी होती रहे, क्योंकि ऊपरी आमदनी से बरकत होती है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और तुम वैसे तो खुद ही समझदार हो, तुम्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है और बस विवेक से तुम्हें काम लेना है और विवेक से काम लेते हुए लोगों की जरूरत और आवश्यकता को ध्यान में रखना है और उस आवश्यकता और जरूरत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो मासिक वेतन है वो तो एक पूर्णमासी का चांद है, इसलिए अपनी निगाह चादर और चढ़ावे पर रखना, क्योंकि यही है जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए लोगों की जरूरत को देखना, आवश्यकता को देखना और उसके हिसाब से काम करना, तभी तुम अच्छी तरह से अपनी नौकरी कर सकते हो, क्योंकि यही मेरे जीवन भर का अनुभव है।
तीसरा पॉइंट, नमक की गाड़ियां रोकना। मुंशी बंशीधर जब रात के समय में सो रहे थे तभी उन्हें यमुना नदी के तट पर नावों की और गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। तो उन्होंने अपने जमादार बदलू सिंह को जगाया और उससे बोला कि यमुना नदी के तट पर चलते हैं। तो वो यमुना नदी के तट पर गए। तब उन्होंने देखा कि वहां पर दातागंज के प्रसिद्ध पंडित आलोपी दीन की जो गाड़ियां हैं उनमें नमक भर के वो गाड़ियां वहां से जा रही हैं। तो उन्होंने उन गाड़ियों को रोक दिया। पंडित आलोपी दीन जो है वो लक्ष्मी जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनका मानना था कि धरती पर ही नहीं स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज है, धर्म और नीति भी लक्ष्मी जी के अनुसार ही चलती है। तो जब पंडित आलोपी दीन की गाड़ियों को रोक दिया गया तो उनका जो कारिंदा था वह उनके पास आया। पंडित आलोपी दीन एक रथ और गाड़ी में आराम से लेटे हुए थे। तो उसने उनको आकर के बताया कि गाड़ी रोक दी गई है और आपको बुला रहे हैं। तो उस समय पंडित आलोपी दीन ने बड़ी निश्चिंता से गर्व से कहा, चलो मैं आता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक निश्चिंता से पान का बीड़ा निकाला और अपने मुंह में डाला और लिहाफ ओढ़ करके वो बाहर आए। और बाहर आकर के उन्होंने पंडित मुंशी बंशीधर से कहा, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए आपने कैसे कष्ट किया, मैं तो अभी आपके पास ही आ रहा था। और वो बोले कि इस ब्राह्मण से ऐसी क्या खता हुई जो आपने इनकी गाड़ियों को रोक दिया। कहिए, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कहिए, ब्राह्मणों पर तो आपकी दया दृष्टि होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, पंडित आलोपी दीन की गिरफ्तारी। मुंशी जी ने पंडित आलोपी दीन को सरकारी नियमों के कारण नाव में जो नमक था उन गाड़ियों को ले जाने से मना कर दिया। तो आलोपी दीन कहते हैं कि हम सरकारी नियमों और सरकार को नहीं मानते क्योंकि हमारी सरकार तो आप ही हैं। फिर वह कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका और हमारा घर का मामला है, तो ये तो हो नहीं सकता कि हम घाट से जाएं और घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। तो वो अपनी जेब से 40,000 रुपए उन्हें देते हुए कहते हैं कि मैं तो अभी आपके पास ही आ रहा था। लेकिन मुंशी बंशीधर पर ऐश्वर्य की इस मोहिनी मूरत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने कड़क कर डांटते हुए कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो इन कोड़ियों के दाम पर अपना ईमान बेच दूं। जो पंडित जी थे, पंडित जी ने धर्म और नीति को धन का निरादर करते हुए ऐसा पहली बार देखा था। वह घबरा गए और उन स्तंभित हो गए और पंडित जी को उन्होंने कहा, किसने? पंडित जी को मुंशी बंशीधर कहते हैं कि हे बदलू सिंह, तुम इन पंडित जी को गिरफ्तार कर लो। पंडित जी स्तंभित रह जाते हैं, गाड़ी वाहनों में हलचल मच जाती है और सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी पंडित जी सोचते हैं कि जरूर ही ये कोई अल्हड़ और अखंडी और माया मोह से दूर रहने वाला व्यक्ति है। इसलिए वो कांपती हुई आवाज में मुंशी बंशीधर से कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, मुझे जो इज्जत है मेरी वो मिट्टी में मिल जाएगी, मेरा अपमान होगा। लेकिन मुंशीधर नहीं सुनते हैं और वो बदलू दीन से कहते हैं कि तुम आलोपी दीन को हिरासत में ले लो। पांचवा पॉइंट है न्यायालय में पेशी। सुबह होते ही सभी जगह एक ही खबर फैलती है कि पंडित आलोपी दीन को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया सोती है लेकिन दुनिया की जीभ जागती रहती है। जब कांस्टेबल पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो लोगों के मुंह में, लोगों की जबान पर, केवल बड़े बूढ़े जवान जितने भी लोग थे उन लोगों के जबान पर केवल एक ही बात थी कि पापी का पाप अंत हो गया है। जब कांस्टेबल उनको हिरासत में पकड़ लेकर के हथकड़ियां लगा करके साथ में लेकर के जा रहे थे तो उस समय पंडित आलोपी दीन का हृदय ग्लानि और शोक से भरा हुआ था। लज्जा से उन्होंने अपनी गर्दन को झुका रखा था। शहर में इतनी भीड़ थी कि जो छत और जो दीवारें हैं उनमें कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही पंडित आलोपी दीन अदालत पहुंचे, अदालत पहुंचते ही वकील, मुख्तार, बड़े बड़े अधिकारी, चपरासी, अर्दली, गाड़ीवान, कोचवान सभी वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद जो अर्दली है वो सिर झुका झुका करके उनको प्रणाम कर रहे थे।
जब अदालत में वो पहुंचे तो लोग उनके बारे में ये बात कर रहे थे कि अगर आरोपी दिन ने ये काम किया भी है तो वो पकड़ में कैसे आए, उनके पास तो बहुत सारे साधन है, वो बच सकते थे। तो यही बात सोचते सोचते वहां वकीलों की एक फौज तैयार कर ली गई और वकीलों की फौज तैयार होने के बाद उनके बारे में उनके लिए नए नए तरीके अपनाने की प्रयास किए जाने लगे। मुंशी जो वंशीधर थे वो चुपचाप एक कोने में खड़े थे क्योंकि उनके पास धर्म और सत्य के अलावा कोई और साधन नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके गवाह थे वह गवाह भी गवाही देने में डावाडोल नजर आ रहे थे। छठा, पंडित आरोपी दिन के पक्ष में फैसला। न्याय के दरबार में भी धन का नशा छाया हुआ था। मुंशी वंशीधर को भी न्याय अपनी ओर से खिंचा हुआ नजर आ रहा था क्योंकि डिप्टी मजिस्ट्रेट ने जो भी उन्होंने प्रमाण दिए थे उन प्रमाणों को असत्य मानते हुए पंडित आलोपी दिन के पक्ष में फैसला सुनाया। पंडित आलोपी दिन के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। तब उनके सभी स्वजनों और बंधु बांधवों ने उन्हें बधाई दी और वकीलों में तो जैसे जोश खुल करके बाहर आने लगा। और लेकिन जब पंडित आलोपी दिन का लोग स्वागत कर रहे थे उसी समय जब मुंशीधर बाहर निकले तो लोगों ने कटु व्यंग वाणों के द्वारा उनका अपमान किया। तो इस प्रकार से इस तरीके से धर्म का और नीति का निरादर होते हुए उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। तब उनके मन में केवल एक ही कटु अनुभव उन्हें हुआ कि जो बड़ी बड़ी डिग्री वाले जो और उपाधियों वाले जो ये विद्वान हैं ये कभी भी इज्जत के पात्र नहीं है। सातवां पॉइंट, वंशीधर की नौकरी से मुअत्तली। मुंशी वंशीधर ने धन से बेर लिया था तो इसका मोल तो उन्हें चुकाना ही पड़ता, इसलिए एक सप्ताह बाद ही उन्हें नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। कर्तव्य परायण मुंशी वंशीधर जब नौकरी से मुअत्तल होकर के घर पहुंचे तो उन्हें देख करके उनके पिता ने अपना सर फोड़ लिया और उन्होंने क्रोध में के वशीभूत होकर के कहा कि आज मेरी इच्छा ये हो रही कि मैं तुम्हारा और अपना दोनों का सर फोड़ लूं। उसके बाद उनकी माता जो जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा करना चाहती थी उनको भी अपना ये जो यात्रा है वह खटाई में पड़ती हुई दिखाई दी और उनकी पत्नी ने तो क्रोध में आकर के कई दिनों तक उनसे बात भी नहीं की। आठवां पॉइंट, पंडित आलोपी दिन का आगमन। मुंशी वंशीधर को मुअत्तल हुए एक सप्ताह हो गया था और संध्या काल के समय वह कुर्सी लगा करके बाहर बैठे हुए थे। तभी वह क्या देखते हैं कि एक रथ गाड़ी जो है वो उनके घर के बाहर आकर के रुकती है। तो वो सोचते हैं कि कौन है, तब वो देखते हैं कि पंडित आलोपी दिन सफेद वस्त्रों में चमकते हुए उस रथ गाड़ी से नीचे उतरते हैं। लेकिन वो जैसे ही नीचे उतरते हैं तभी वंशीधर के जो पिता है वो उनके पास पहुंचते हैं और उनकी बहुत लल्लो चप्पो और भगत करते हैं, अपने बेटे के जो कारनामे हैं उसके लिए उनसे माफी मांगते हैं। तो पंडित आलोपी दिन उन्हें कहते हैं कि नहीं, आपका बेटा बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है और वो उनके मुंशी वंशीधर के पिता के सामने उनकी तारीफ करते हुए उनकी कहता है कि आपका बेटा है एक ऐसा अल्हड़ और बेमुरब्बत इंसान है जिसे मैं चाहता हूं कि वह ऐसा ही बना रहे, ईमानदार रहे, कर्तव्यनिष्ठ रहे, इसलिए उसके बारे में मैं कोई भी मन में अपने प्रति कोई भी गलत भावना नहीं रखना चाहता हूं। नौवां पॉइंट, पंडित आलोपी दिन का आग्रह पूर्ण प्रस्ताव। पंडित आलोपी दिन ने मुंशीधर के पिता के समक्ष मुंशीधर की कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपनी स्थायी संपत्ति का मैनेजर बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मुंशीधर ने मना कर दिया। तो पंडित जी ने बोला कि आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में आया हूं, मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूं। क्यों? वो उनको एक स्टाम्प का पेपर देते हुए कहते हैं कि आप इस पर साइन कर दीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरा हजारों रईसों पदाधिकारियों से पाला पड़ा, लेकिन अगर मुझे परास्त किया है तो केवल आपकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ने। इसे खुशामद नहीं समझिए,
क्योंकि खुशामद करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, खुशामद करने के लिए मुझे कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया तो अधिकार बल के आधार पर, लेकिन आज मैं आपकी हिरासत में आया हूँ तो मैं स्वयं अपनी इच्छा से आया हूँ। इसलिए अगर आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने और आपकी ईमानदारी ने ही मुझे परास्त किया है। बाकी सबको तो मैं धर्म के और धन के आधार पर पराजित कर देता हूं। 10वां, कर्तव्य निष्ठा की विजय। पंडित आलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उन्हें देते हुए कहा कि इस पर साइन कर दीजिए, क्योंकि बहुत से मर्मज्ञ, विद्वान और कार्यकुशल लोगों से मेरा पाला पड़ा, लेकिन उन सब की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आप हो। मैं चाहता हूं कि आप जैसे बेमुरब्बत, अखंडी, निडर, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति हैं, आप वैसे के वैसे ही बने रहिए। उनकी इन सब बातों को सुनकर के मुंशी बंशीधर ने भी उस कागज पर दस्तखत कर दिए, लेकिन उस समय उनकी आंखें धर्म और श्रद्धा के कारण भर आई और आलोपीदीन ने उन्हें कर्तव्य निष्ठा का इनाम देते हुए उन्हें गले से लगा लिया। संदेश। इस सारी कहानी को देख करके हमें एक संदेश यह मिलता है कि हमारे देश में और समाज में जो ईमानदार व्यक्ति है उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे मुंशीधर जी हैं, मुंशी जो हैं बंशीधर जी, उन्हें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचारों के कारण अनेक परेशानियों और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एक कटु अनुभव ये भी होता है कि जो भ्रष्ट व्यक्ति है वही जीतता है। लेकिन इस कहानी के अंत में जो दिखाया गया है कि पंडित आलोपीदीन आते हैं और आकर के उन्हें उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का इनाम देते हुए स्थायी मैनेजर बनाते हैं, तो यह चीज हमें जो वर्तमान युवा पीढ़ी है वो उन्हें आगे जीवन में अच्छे कार्य, सत्य पर चलने के लिए ईमानदारी से और निडरता से कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको नमक का दरोगा पाठ पूरा समझा दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।